हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग। फिर से एक बार आप लोग के सामने काफ़ी महीनों के बाद एक नई सीरीज़ के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप कि ये सीरीज़ डे टू डे आप तक पहुंचती रहेगी। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नए तरीके से नए कंटेंट के साथ अपनी पढ़ाई को मेरे साथ कंटिन्यू करें। ठीक है बच्चों। और जैसा प्यार आपका पहले मिलता रहा, मैं उम्मीद करूँगा वैसा ही प्यार और सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा। आपका जो आप जिस सीरीज़ के साथ स्टार्ट कर रहे हैं वो हम आपके सेकंड टर्म ग्रेविटेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रेविटेशन। ये चैप्टर नंबर 8 है आपके एनसीईआरटी से। क्लास 9th में आप लोग थोड़ा बहुत इससे फैमिलियर हो। आपने इसमें क्या पढ़े थे? आपने इसमें ग्रेविटेशनल फोर्सेस पढ़े थे। जो इंटरैक्शन कोई भी दो मासिव ऑब्जेक्ट होगा उनके बीच में एक इंटरैक्शन ऑफ फोर्स वर्क करता है। या आप इसको ऐसा समझते हो कि किसी भी बॉल को मैं ऊपर से थ्रो करता हूँ तो वो बॉल अर्थ अपनी तरफ खींचती है, उसे जिस फोर्स से खींचती है वो होता है लॉ ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के फोर्स से अपनी तरफ उसे खींचती है। ठीक है ना। या लॉ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अर्थ के रिस्पेक्ट में इसे कहते हैं ग्रेविटी। तो इसको समझने से पहले या इस इंटरेक्शन को समझने से पहले आपको कुछ छोटी सी बात बता रहा हूँ, एक छोटी सी स्टोरी बता रहा हूँ। उसके बिहाफ पे आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ, आपने क्लास 10th में चार्ज के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी। हमने कहा ये एक कोई न्यूट्रल बॉडी है, इसे कहा इसका नाम है P1, और दूसरी एक न्यूट्रल बॉडी है, इसे मैंने कहा P2। अगर इससे कुछ चार्जेस को हम निकाल लें, अगर हम ऐसा कहें कि इसने कुछ चार्जेस को दे दिए तो इसके ऊपर कैसे चार्जेस आएंगे, पॉजिटिव या निगेटिव। अगर इसने दिए तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर इसने यही सारे चार्जेस को ले लिए तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव। और जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करने लगा। सोचने वाली बात यह है कि जब तक ये दोनों ऑब्जेक्ट न्यूट्रल थे, इनके बीच में कोई भी लेन देन, कोई भी एक्सचेंज नहीं था, तब तक इनके बीच में कोई फोर्स काम कर रहा था? बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही इसने कुछ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का एक्सचेंज हुआ, वैसे ही क्या हुआ, इनके पास चार्जेस आ गए। चार्जेस आने पे इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करने लग गया। बिल्कुल ऐसा ही बिहेवियर हम अपनी क्लास में भी देखते हैं। क्लास के फर्स्ट डे जब आप लोग स्कूल आते हो तो क्या होता है, बच्चे एक दूसरे को नहीं जानते, वो बैठे हुए हैं। कब तक इंटरेक्शन नहीं होता? जब तक किसी भी चीज़ का लेन देन ना हो, तभी वो दोस्त बनते हैं, तभी वो एक दूसरे का नाम पूछते हैं कि आप कौन, अच्छा आप ये हो तो मैं ये हूँ, यहाँ से बात स्टार्ट होती है। और इंटरेक्शन का मतलब ही होता है किसी चीज़ का लेन देन। बिना लेन देन के कोई भी इंटरेक्शन, कोई भी फोर्स जनरेट नहीं होता। अब मान लो कुछ दिन के बाद इनके बीच में कॉपी किताब का एक्सचेंज हुआ या पेन का एक्सचेंज हुआ। इन जनरल अक्सर पेन ख़त्म हो जाती है और ये लोग दूसरे से लेके काम चला लेते हैं बच्चे। आप लोग भी ऐसा ही करते होंगे। इसके कुछ दिन के बाद ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए और हमने कहा कि ये है A और ये है B। हमने ऐसा माना कि जो B है एक सिचुएशन जनरेट करते हैं कि B को 10 रुपीज़ की पॉकेट मनी मिलती है। ठीक है, 10 रुपीज़ की पॉकेट मनी मिलती है इसे, और इस 10 में से ये बचाता है, खर्च करता है, ये इसकी टेंशन है। B को कुछ पैसे की ज़रूरत थी, तो B चूँकि A का दोस्त था तो इसने इससे कुछ पैसे क्रेडिट पे, उधार पे लिए। कहा कि कल मैं
आपको वापस कर दूंगा। तो इसने क्या किया, इसने अपने पास 1 रुपये रखा और इसने 9 रुपये इसको दे दिए, क्योंकि इसको पता था कल वापस कर देगा, मेरा काम हो जाएगा। देन जैसे ही इसने 9 रुपये दिया और कल की डेट में अगर ये पैसे वापस नहीं कर पाया तो 1 रुपये तो उसका खर्च हो जाएगा। एक दिन में अगर उसकी वैलिडिटी है, एक दिन में वो 1 रुपये खर्च करता है, 10 रुपये उसे 10 दिन चलता है, तो क्या करेगा, ये अगले दिन इससे मांगेगा 9 रुपये। मेरे यार तुमने कहा था कि 9 रुपये आपको ज़रूरत थी तो मैंने दे दिया, अब आप वापस करो, मेरे पैसे ख़त्म हो गए, होगा ना। अब मैंने इस अमाउंट को थोड़ा सा चेंज किया। मैंने कहा इसने मान लो सिर्फ और सिर्फ 7 रुपीज़ दिए होते तो 9 रुपये, क्योंकि 1 रुपये पर डे अगर वो खर्च कर रहा है तो 7 रुपये अगर वो दिया होता तो 3 रुपये इसके पास बचते और 3 दिन तक ये आराम से टाइम काट सकता था, इसको पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन पहली सिचुएशन में उसे पैसे की ज़रूरत अगले दिन पड़ी, तो इस वक्त जो इंटरेक्शन होगा या जिस फीलिंग के साथ वो मांगेगा वो स्ट्रांग होगी, और इस सिचुएशन में वो फीलिंग थोड़ी सी कम होगी। अब मान लो इसने 7 रुपये भी नहीं दिए होते, इसने सिर्फ और सिर्फ 2 रुपये दिए होते, तो अब जो मांगने का जो इंटरेक्शन होता है या फोर्स होता है वो कुछ और है होता। तो देखो यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि जो अमाउंट है, जितना अमाउंट एक्सचेंज हो रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है, ये इंटरेक्शन, ये फोर्स उस पर डिपेंड कर रहा है ना। जब 9 रुपये उसने दिए थे तो फोर्स ज़्यादा फोर्स से वो मांगा, 7 रुपये थे तो उसने कम फोर्स से बोला होगा यार तुमने तो कहा था दे देना, अच्छा ठीक है कल दे देना, ऐसा कुछ बोलेगा। और 2 रुपये अच्छा ठीक है जब भी होगा तब दे देना, ऐसा कुछ बोलेगा। लेकिन 9 रुपये में वो जो एक मांगने वाली फीलिंग थी, फोर्स था, वो मैक्सिमम था, ज़्यादा था। ठीक है, मतलब कंक्लूज़न क्या निकला? कंक्लूज़न ये निकला कि जो भी चीज़ें एक्सचेंज हो रही है उसके अमाउंट पे डिपेंड करता है। अब अमाउंट पे भी कैसा डिपेंड कर रहा है जरा देखो, यहाँ पे 10 रुपीज़ मान लो है और इसने 1 रखा 9 दिया, मान लो इसने 2 रखा 8 दिया, इसने 3 रखा और 7 दिया, इसने 4 रखा और 6 दिया। अब इन सब का मल्टीपल जरा आप निकालिए। ऐसा करने पे जो इसका मल्टीपल है ना वो देखो कितना है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 16, यहाँ पे 21 और यहाँ पे आपका कितना हो गया, यहाँ पर हो गया आपका 24, 6 4 जा 24। अब ये जो एक्सचेंज कर रहा है जितना, उसके मल्टीपल, अब देखो सबसे ज़्यादा क्या है, जब इसने अपने पास 4 रखा और 6 दिया। अब देखो मैक्सिमम कब देगा, यहाँ पे इसने अपने पास 1 ही रखा, यहाँ पे 2 रखा, यहाँ 3 रखा, यहाँ 4 रखा, जब दोनों के ने बराबर बराबर एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट किए, मतलब उसने 5 रख लिए 5 दे दिए। इस केस में जो भी इसका मल्टीपल था वो कितना, सबसे मैक्सिमम है ना। तो कहा गया कि जो एक्सचेंज हो रहा है, जितना पार्ट एक्सचेंज हो रहा है उसका जो प्रोडक्ट है देखो उस पर डिपेंड कर रहा है। 9 दिया 16 दिया, मतलब इनका प्रोडक्ट कितना 9 16 21 24 25, इस तरीके से एक्सचेंज की वैल्यू का जो मल्टीपल है वो बढ़ता हुआ मिल रहा है हमें। ठीक है, वैसे ये एक एग्जाम्पल ही है कि आप इससे ये समझ सकते हो कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल या अमाउंट एक्सचेंज हो रहा है उनका मल्टीपल किस तरीके से इंक्रीज कर रहा है, हम यहाँ से समझ सकते हैं। अब एक तो एग्जाम्पल ये था कि मटेरियल या अमाउंट या पैसा या चार्ज के एक्सचेंज पे फोर्स डिपेंड करता है। अब सपोज करो उसने 9 रुपये इससे लिए और ये आपकी सिटी में आपके मोहल्ले में है, तो मांगने का क्या होगा, कैसा होगा यार, कल तुम मतलब उसने मान लो नहीं दिए, फोर्स की बात कर रहे हैं हम कि वो उस पर फोर्स लगा रहा है, तो इस केस में क्या होगा, वो बहुत स्ट्रांगली मांगेगा कि मैं तुम्हारे पापा से कह दूंगा तुम मुझे कल के कल दो, नहीं तो मैं शिकायत कर दूंगा अंकल जी से, कहेगा ऐसे। अच्छा मान लो वो पैसे लेकर लखनऊ चला गया, तो भी वो इतना स्ट्रांगली नहीं बोलेगा, वो कहेगा ठीक है यार तुम्हें बता के जाना चाहिए था या दे के जाना चाहिए था,
या पहले बताना चाहिए था, अच्छा आके मुझे मेरे 9 रुपये वापस कर देना। अब मान लो वो 9 रुपये लेकर चला गया दिल्ली, लंदन चला गया, यूके चला गया, तो क्या होगा? वो भूल ही जाएगा भाई, वो 9 रुपये देने के लिए तो वापस नहीं आएगा ना। मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं डिस्टेंस के बढ़ने पे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की वैल्यू कम हो रही है। जब बिल्कुल पड़ोसी में ही था घर, तो बहुत फोर्सली बोला कि अंकल से शिकायत कर दूंगा कि इसने पैसा लिया दिया नहीं। अब जैसे जैसे वो दूर गया वैसे वैसे भाई लंदन चला गया, यूके चला गया, तो वो कहेगा दोस्ती बनी रहे 9 रुपये के लिए, क्या वो वापस आएगा? तो वो समझ लेगा मिलना ही नहीं है। ठीक है ना बात? तो इस तरीके से हमें दो चीज़ें समझ में आई, एक तो अमाउंट ऑफ एक्सचेंज पे डिपेंड कर रहा है और दूसरा कि डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो इस इंटरैक्शन को मास के बिहाफ पे स्टडी किसने किया? स्टडी किया न्यूटन साहब ने, और उन्होंने कुछ लॉज दिए। उस लॉ का नाम था, या उस प्रिंसिपल का नाम था, उन्हीं के ऑनर पे ये नेम है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। अब ये जो फोर्स है या ये जो लॉ, ये क्या कहता है? ये इसी को कहता है। ये जो अभी हमने इससे पहले दोनों टर्म लिए थे कि जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्सचेंज ऑफ मास, एक्सचेंज ऑफ चार्ज। ठीक है, यहाँ भी ऐसा ही होगा। लेकिन उससे पहले ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में क्या फ़र्क है? बहुत कॉमन वर्ड है ग्रेविटेशन और ग्रेविटी। पहले हम ये समझते हैं। देखो बच्चे, जब भी किसी भी यूनिवर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करें, हम ऐसा कह सकते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between any two object in universe, कोई भी दो ऑब्जेक्ट पूरे यूनिवर्स में, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसे हम कहेंगे यूनिवर्स इज नोन एज ग्रेविटेशन। ठीक है, और ग्रेविटी क्या होगी? ग्रेविटी स्पेसिफिक प्लैनेट के लिए, अर्थ, ओनली फॉर अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट near the earth surface, is known as gravity। ठीक है, ग्रेविटी स्पेसिफिक किसके लिए है? अर्थ के लिए है। अब अगर हम फोर्स की बात कर रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि फोर्स अगर होगा तो एक्सेलरेशन जरूर होगा। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है उसे कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसे डिनोट करते हैं हम जी से। क्या होता है ये? अगर हमने कहा ये हमारी अर्थ है, और कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, नीचे की ओर आ रहा है, किस फोर्स से? एफ फोर्स से। तो वो फोर्स क्या होगा? इसका वेट होगा mg। अच्छा, वेट क्या होता है? कोई किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ जिस फोर्स से अपनी ओर खींचता है, उसे कहते हैं हम उसे वेट, उसका वेट। ठीक है ना? तो किससे खींच रहा है? एफ फोर्स से खींच रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है? mg। अगर मास इसका m है तो आप यहाँ पे कह सकते हो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से, एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स की वैल्यू कितनी है? mg। मास की वैल्यू कितनी है? m। कैंसिल आउट, आपको क्या मिल गया? g।
न्यूमेरिकली जी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बच्चे, ये आप लोग बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हो, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर हम इसे 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कहते हैं। और अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो इसकी डायमेंशन आपकी एक्सेलरेशन की ही डायमेंशन होती है, L(t)-2। और यही वैल्यू, ये जो सिचुएशन है ये किसके लिए, ये है फ्री फॉल के लिए। फ्री फॉल के लिए अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली अर्थ की तरफ गिर रहा हो तो। अच्छा, एक और बात, कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम अर्थ से किसी हाइट पे लेके जाते हैं, देखो यहाँ से हाइट पे लेकर गए, हमने कहा ये h हाइट पे है अर्थ से, तो वो नीचे क्यों आती है? आपको पता है हमेशा हर एक पार्टिकल अपने लोअर एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है हमेशा, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका जो लोअर एनर्जी स्टेट कहाँ है, वो अर्थ पे है। आपको ये बात पता है पहले से, जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है वो अर्थ पे कैसी होती है, मिनिमम। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे उसकी वैल्यू इंक्रीज करती जाती है, और सबसे मिनिमम कहाँ होती है, अर्थ सरफेस पे होती है। इसीलिए वो अपने कंफर्ट जोन में आने के लिए या अपने लोअर एनर्जी स्टेट में आने के लिए कहाँ भाग कर आता है, अर्थ पे। आपको ये बात पता है, चार्ज हो, पानी हो, कुछ भी हो, वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे किसी भी हाइट पे पोटेंशियल की वैल्यू हायर और सरफेस पे लोअर, तो हम कह सकते हैं VH इज ग्रेटर देन VS। जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो H पॉइंट पे S से, सरफेस से ज़्यादा होती है, इसीलिए पार्टिकल किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अगली बात, अब हम आते हैं फोर्स ऑफ, जो हमारा टॉपिक था जिसे अभी थोड़ी देर के लिए हमने स्किप किया था। अब हम उस टॉपिक पे आते हैं, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बच्चे एक बात आप यहाँ पे देख रहे होगे, हर किसी लॉ में यूनिवर्सल वर्ड नहीं लगता। यहाँ क्यों लग रहा है? क्योंकि ये एक ऐसा लॉ है जो हर एक जगह पे पूरे यूनिवर्स में कॉमन है, सेम है, कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। क्या कहता है ये लॉ? ये लॉ कहता है कि अगर हमने एक मास ये लिया और दूसरा मास ये लिया और इनके बीच की जो डिस्टेंस है हमने कही ये रही, ये इनके बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। और इनकी वैल्यू हम मान लेते हैं कुछ, ये है m1, ये है m2 और ये r डिस्टेंस पे रखी है। देन इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F हमेशा प्रोपोर्शनल होगा m1 into m2 के। अब बच्चे मैंने भी बताया बिना इंटरैक्शन के कोई भी फोर्स काम नहीं करता, तो यहाँ पे इंटरैक्शन में कौन सी, या एक्सचेंज में कोई भी, सॉरी मेरा सेंटेंस थोड़ा सा मैं उसे करेक्ट कर रहा हूँ, कोई भी इंटरैक्शन विदाउट एक्सचेंज नहीं होता, बिना एक्सचेंज के नहीं होता। तो यहाँ पे वो क्या चीज़ है जो एक्सचेंज हो रही है, उस पार्टिकल का जो नाम है वो है ग्रेविटॉन। आज तक वैसे अभी इसके बारे में कुछ बताया नहीं जा सका है, लेकिन बिना एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल के कोई भी फोर्स जनरेट नहीं होता, तो इस पर अभी भी रिसर्च चल रही है। आप बस ये समझो जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी में होते हैं वैसे ही ग्रेविटॉन ग्रेविटेशन में होता है, ठीक है। सेकंड बात क्या थी, वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इन्हें हम कंबाइन कर दें तो F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर ये मिल जाएगा हमें। और प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ ये जो कैपिटल G है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है,
और इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल। ये भी हमेशा फिक्स होता है, इसलिए इसके आगे भी एक वर्ड लगा है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है। ठीक है, अब अगर इसकी हम डायमेंशन निकालें, डायमेंशन ऑफ जी, तो आप यहाँ से देख सकते हो FR² मतलब MLT-2 मल्टीप्लाई बाई L² अपॉन M²। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, M-1 L³ T-2। ये मिल गई हमें डायमेंशन की वैल्यू। ओके बच्चों, समझ में आई बात? ठीक, अब देखो ये तो था इंटरैक्शन की वैल्यू। अब ये फोर्स कैसी क्वांटिटी है? फोर्स एक तरीके की वेक्टर क्वांटिटी है। कोई भी फोर्स जिसकी फील्ड होती है वो वेक्टर होता है। ठीक है, तो इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे। ये तो था स्केलर फॉर्म, हम बात करने जा रहे हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की। वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले हमने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस माना, हमने एक साइड ये ले ली और एक साइड ये ले ली। ठीक है, एक मासिव ऑब्जेक्ट हमने ये ले लिया, दूसरा मासिव ऑब्जेक्ट हमने ये ले लिया। इसका नाम M1, इसका मास M2, और ओरिजिन से इसकी पोजीशन वेक्टर ये ले ली और इसकी पोजीशन वेक्टर ये ले ली। ठीक है, इसे हमने कहा ये है R1, इसका पोजीशन वेक्टर है R1, इसका पोजीशन वेक्टर है R2। देन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखो इन दोनों का सम ये होता है, इन दोनों का सम ये होता है वेक्टर सम। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू दिस माइनस दिस, मतलब मैंने कहा कि ये है आपका R12, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ले रहा है तो वेक्टर डिनोट कर देते हैं, और R12 की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखो बच्चे, इन दोनों का सम इसके इक्वल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं R12 इज इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, R12 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। ठीक है, अब अगली बात, अब फोर्स की नोटेशन की बात करते हैं। तो देखो ये है M1, तो M1 पे फोर्स लगेगा M2 की वजह से, मीन्स ये मासिव ऑब्जेक्ट इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये मासिव ऑब्जेक्ट इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो हमने कहा जो ये एक फोर्स है उसकी डायरेक्शन ये हो गई, और इस पे जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन ये हो गई। क्योंकि ये फोर्स M1 पे लग रहा है इसलिए इसका नाम होता है F12, फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकेंड। बिल्कुल ऐसे ही इसे कहते हैं फोर्स ऑन टू ड्यू टू फर्स्ट। तो जो पोजीशन वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी वजह से जो वेक्टर होगा उसकी वैल्यू जाएगी R12 कैप, और इनकी वजह से जो होगा R21 कैप। ये हो गया हमारा ओरिजिन, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। तो इस केस में F12 की वैल्यू क्या होगी, फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकेंड ऑब्जेक्ट।
तो बच्चे पहली बात तो यहाँ हम कौन सा फोर्स पढ़ रहे हैं, अट्रैक्शन पढ़ रहे हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा कैसा नेचर होता है, निगेटिव। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नेचर हमेशा निगेटिव होता है। तो अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जी m1 m2 एक सेकेंड, m1 and m2 अपॉन r12 स्क्वायर, मैं इनके बीच का डिस्टेंस है ना। और दूसरी बात इसकी डायरेक्शन, तो देखो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन ये होगी, लेकिन इसका नेचर कैसा है, निगेटिव, अट्रैक्टिव। तो हमने क्या किया, यहाँ माइनस लगाया और यहाँ पे हमने r21 कैप लगा दिया। बिल्कुल ऐसे ही f21 की वैल्यू क्या होगी, माइनस जी m1 m2 अपॉन r12 स्क्वायर। फिर से देखो बच्चे, ये डिस्टेंस चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका स्क्वायर होना है। फ़र्क इससे पड़ता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप कह सकते हो ये दोनों वेक्टर लॉ, r12 कैप इज इक्वल टू माइनस ऑफ r21 कैप। दिस implies that f12 is equal to minus f21। ये इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन मिल गया आपको। और यहाँ से आप न्यूटन का थर्ड लॉ बिल्कुल अच्छे से बता सकते हो, एवरी एक्शन गिव अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। ओके बच्चे, तो ये था आपका अगला टॉपिक, मतलब वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब अगर इन केस मैं ये बोलूँ कि दो मास ना हो के दो से ज़्यादा हो, तो उस केस पे उसके लिए एक प्रिंसिपल दिया गया है। उस प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसका नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या कहता है ये प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है, देखो यहाँ पे पहले मैं एक पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ फिर समझाता हूँ। मैंने एक मास ये लिया, दूसरा मास ये लिया, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मास लेना है, फिर अगला मास ऐसा लिया और एक मास इसके नीचे मैं ऐसे बना ले देता हूँ, ये लिया, ठीक है। इसकी वैल्यू मैंने कहा m2, इसकी वैल्यू कहा m3, इसकी वैल्यू कहा m4 और ये मिडिल वाला मैंने माना m1, ठीक है। इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी ये ले लिया, ये ले लिया एंड ये ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखो, अगर मैं इस कॉम्बिनेशन की बात करूं तो m2 की वजह से m1 पे एक फोर्स काम करेगा जिसकी डायरेक्शन किधर होगी, उसी की तरफ होगी। ऐसे m3 भी अपनी तरफ इसको खींच रहा होगा, ऐसे ही m4 भी इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, ठीक है ना। इनकी वैल्यू क्या होगी, इसे हम कहेंगे F फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकेंड, इसे कहेंगे हम फोर्स ऑन वन ड्यू टू थर्ड, इसे कहेंगे फोर्स ऑन वन ड्यू टू फोर्थ पार्टिकल कहेंगे। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि m1 पे लगने वाला नेट फोर्स बाकी सारे पार्टिकल के अलजेब्रिक सम के फोर्स के सम के इक्वल होता है। मीन्स मैं सीधा सीधा यहाँ से कह सकता हूँ कि F1 फोर्स ऑन वन नेट इज इक्वल टू नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल 1 क्या हो जाएगी,
ये हो जाएगा F12 प्लस F13 प्लस F14। यही अगर n पार्टिकल होता तो यही कहाँ तक पहुँच जाता, n तक पहुँच जाता। ठीक है, हेयर F12 is equal to minus G m1 m2 upon r12 square into r21 कैप। बच्चे मैंने इनके बीच की डिस्टेंस को r12 लिया, यहाँ पे r13 लिया और यहाँ की जो डिस्टेंस है r14 लिया। ऐसे ही F13 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स ऑन वन ड्यू टू थर्ड पार्टिकल, G m1 m3 अपॉन r13 स्क्वायर इंटू r31 कैप। ठीक है, एंड सिमिलरली F14 इज इक्वल टू माइनस G m1 m4 अपॉन r14 स्क्वायर इंटू r41 कैप। इसे हम इन तीनों वैल्यू को इक्वेशन इसे 1 मानते हैं, इसमें पुट करते हैं तो क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा नेट फोर्स ऑन द फर्स्ट पार्टिकल F1 नेट इज इक्वल टू माइनस जी, तीनों में कॉमन है, कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ जाएगा m1 m2 अपॉन r12 स्क्वायर इंटू r21 कैप प्लस m1 m3 अपॉन r13 स्क्वायर इंटू r31 कैप प्लस m1 m4 अपॉन r14 स्क्वायर इंटू r41 कैप। ये मिल जाएगी हमें नेट फोर्स ऑन द फर्स्ट पार्टिकल की वैल्यू, और इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हम नेट फोर्स उस फर्स्ट पार्टिकल पे निकाल सकते हैं बाकी सबकी वजह से, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है बच्चे एक बात और, अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप इस एड्रेस पे टेलीग्राम पे सर्च बटन में आप लोग अगर ई नीव शिक्षा सर्च करते हो तो आप मेरे साथ वहाँ भी कनेक्ट हो सकते हो, और जो कुछ भी क्वेरीज होगी वो वहाँ से आप पूछ सकते हो हमसे डायरेक्टली। उसका एक डिस्कशन ग्रुप भी है, वहाँ से आप मुझे पर्सनली मैसेज करके या फिर आपको जो भी इस लेक्चर से या लेक्चर में डाउट होगा आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ भी मेरे साथ अटैच हो सकते हैं, और यहाँ पे आपको बहुत से मटेरियल मिल जाएंगे आपको पढ़ाई करने के लिए, जेई मेंस और एडवांस लेवल के। तो आप लोग यहाँ पे मेरे साथ जुड़ सकते हो अपनी पढ़ाई को और भी फ्रूटफुल बनाने के लिए। ठीक है, तो ये तो बात थी फोर्स की और नेट फोर्स किसी भी पार्टिकल पे। अगली बात आती है कि अगर हम पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये सारे के सारे कब अप्लीकेबल हैं, किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है ना, हमने अगर कोई एक बॉडी लिया जो कि स्फेरिकल है, या तो वो सॉलिड है या तो वो हॉलो है, देन उस केस में हमारा जो इंटरैक्शन फोर्स होगा या अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो कैसा होगा। न्यूटन साहब ने इसके लिए भी एक थ्योरम दिया जिसका नाम है न्यूटन्स शेल थ्योरम। आप इसे शेल के लिए
या फिर सॉलिड स्फीयर, दोनों के लिए कर सकते हो। चाहे आप स्फेरिकल शेल की बात करो, चाहे सॉलिड स्फीयर की बात करो, दोनों केस में ये एप्लीकेबल है। क्या कहता है ये, तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम बात करते हैं स्फेरिकल शेल की। स्फेरिकल शेल की, तो शेल आपको पता है कैसा होता है, शेल आपका हॉलो होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक हॉलो स्फीयर बनाते हैं समझने के लिए। हमने ये एक स्फीयर लिया और एक दूसरा स्फीयर इसी के बीच में ड्रॉ करते हैं। ये लिया, और इस स्फीयर के सेंटर से हमने कहा ये सेंटर है आपका ओरिजिन हो, और ये एक पॉइंट है। यहाँ पे एक मास को मैंने रख दिया, पॉइंट मास m, और जो कितने डिस्टेंस से r डिस्टेंस पे। इस पॉइंट पे हमें फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। अगर अब देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इस स्फेरिकल शेल का मास चाहिए। तो हमने कहा इस स्फेरिकल शेल का मास है कैपिटल M, और इसका जो रेडियस है वो चाहिए, हमने माना वो है कैपिटल R। तो इस केस पे अगर ओरिजिन से ये R डिस्टेंस पे है, तो हम 3 केस बना सकते हैं इसके लिए। एक तो एट द आउटसाइड, दूसरा एट द सरफेस, और एक इनसाइड द स्फीयर या स्फेरिकल शेल। तो हम तीनों के लिए बारी बारी से स्टडी करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट, एट द आउटसाइड पॉइंट, दैट मीन्स स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। इसके लिए तो देखो जरा, ये इसका मास है m, इसका मास है कैपिटल M, तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी एम एम अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। और कैपिटल R नहीं, स्मॉल r स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे कैपिटल G कांस्टेंट, कैपिटल M कांस्टेंट, स्मॉल m कांस्टेंट, सिर्फ और सिर्फ R जैसे जैसे इससे दूर जाएगा वैरी करता रहेगा। तो हमें यहाँ पे क्या कंक्लूजन मिला, हमें मिला F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ये था आपका फर्स्ट पॉइंट, एट द आउटसाइड पॉइंट। अब हम बात करते हैं इनसाइड पॉइंट की, एट द सरफेस पहले करते हैं, एट द सरफेस। तो एट द सरफेस में जो आपका स्मॉल r होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल R। बच्चे ये जो थिकनेस है ना, ये बहुत कम है, मतलब कंपेयर टू कैपिटल R इस थिकनेस की वैल्यू कुछ नहीं है, ठीक है। तो कंपेयर टू ये पूरा का पूरा फुल रेडियस है, आप इसे ऐसा समझो, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा रेडियस इसी का है। जैसे आप कहते हो कि फुटबॉल में जो थिकनेस होती है वो भी एक तरीके की क्या है, स्फेरिकल शेल है, तो वो थिकनेस कंपेयर टू रेडियस कुछ नहीं होती है। तो हमने कहा स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो देखो इसी फॉर्मूले में पुट कर दो, F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए भी ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई, अब कांस्टेंट हो गई। तो यहाँ से क्या मिला कि सरफेस पे जो F की वैल्यू होती है वो कैसी होती है, वो कांस्टेंट होती है, वो वैरी नहीं करती। थर्ड पॉइंट, एट द इनसाइड पॉइंट, इनसाइड पॉइंट। तो अगर हम इनसाइड की बात करते हैं
तो अब ये जो पॉइंट था ना पार्टिकल जो पी पे था, वो अब कहाँ आ गया, वो कुछ यहाँ आ गया और ये हो गई आपकी आर। तो बच्चे देखो जरा, ये जो एक इफेक्टिव पार्ट बनेगा, इसका मास कितना है? यहाँ पे कोई मास है क्या? नहीं, कोई मास नहीं है। तो कोई मास नहीं है तो क्या कोई से इस पे कोई एक इंटरैक्टिव फोर्स लगाएगा? कोई नहीं लगाएगा। तो आप कह सकते हो एट द इनसाइड पॉइंट मीन्स आर इज लेस देन आर। एक केस में जो फोर्स की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? वो 0 होगी। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो इस साइड मैंने ले लिया फोर्स को, इस साइड मैंने ले लिया रेडियस को, आर को जो वैरी कर रहा है। इस साइड हो गया एफ और इस साइड हो गया आर। अब देखो, सबसे पहले तो इसका रेडियस हम डिफाइन करते हैं। तो हमने कहा ये है आर, और एट द सरफेस मीन्स रेडियस पे जो इसकी वैल्यू होगी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो मैंने एक कांस्टेंट वैल्यू ये परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, और इसकी वैल्यू कितनी? इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। यही वैल्यू होगी ना। अब देखो, ये है ओरिजिन, ओरिजिन से लेके आर तक, ओरिजिन से लेकर आर तक क्या कोई भी फोर्स काम कर रहा है क्या? इनसाइड नहीं कर रहा, 0 है। तो हमने कैसा नेचर बनाया? हमने यहाँ से ये हो गया 0, ये हो गया आपका 0। इस पॉइंट में f की वैल्यू कितनी है? 0। और फिर ये हो गया एक कांस्टेंट, और यहाँ से जो नेचर बन रहा है वो बन रहा है 1 अपॉन आर स्क्वायर का। तो ये हो गया आपका f प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब फोर्स की वैल्यू 0 कब होगी? जब r की वैल्यू इनफाइनाइट। तो ये बिल्कुल इस तरीके से पैरेलल कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये किसके लिए हो गया? ये हो गया स्फेरिकल शेल के लिए फोर्स का नेचर। अब हम बात करते हैं सॉलिड स्फीयर की। ठीक है, अब हम बात करते हैं सॉलिड स्फीयर की। सॉलिड स्फीयर की बच्चों, अगर आप लोगों को पढ़ाई समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे उन लोगों को भी हेल्प मिल सके। ठीक है, और जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतने ही मन से मैं और ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा, आपको समझाऊंगा, और इसका न्यूमेरिकल सेशन भी हम लोग करेंगे। ठीक है, मतलब फुल ऑन टॉपिक हम डिस्कस करेंगे पार्ट बाई पार्ट। अब देखो, हमने कहा ये है आपका सॉलिड स्फीयर। अब इसका नेचर कैसा है? सॉलिड है, और जो इसका मास है हमने कह दिया वो m है, और इसका रेडियस हमने ले लिया ये कैपिटल R। अब ओरिजिन से इस पॉइंट पे हमने यहाँ एक मास रख दिया, स्मॉल m बिल्कुल पुराने जैसे P पॉइंट पे। इस पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू क्या होगी? मतलब फिर से आपका पहला पॉइंट एट द आउटसाइड पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट द आउटसाइड पॉइंट, मतलब स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। इसके लिए तो बच्चे आपको पता है इसका मास m है, इसका मास m है, तो फोर्स क्या हो जाएगा? g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, अगर ये स्मॉल r डिस्टेंस है तो। और फिर से सेम नेचर मिलेगा हमें, f प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। यही नेचर मिलेगा, सेम नेचर है ना। अच्छा, अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट में ये कहाँ पहुँच जाएगा? ये अर्थ सरफेस पहुँच जाएगा, एट द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस पे स्मॉल r की वैल्यू कैसी? कैपिटल R। तो आपको क्या मिल गया? f इज इक्वल टू जी एम अपॉन
कैपिटल आर स्क्वायर। अब देखो अभी सिर्फ आर स्क्वायर वैरी कर रहा था, अब वो कैपिटल आर हो गया, मतलब कि सरफेस पे भी वैल्यू बिल्कुल सेम पुराने जैसे कांस्टेंट। लेकिन जब हम इनसाइड की बात करेंगे, जब हम इनसाइड की बात करेंगे तो हमने माना कि अब इनसाइड पॉइंट ये रहा, इससे पास होने वाला जो सर्कल बना वो मैं एक दूसरे कलर से बनाता हूँ। मैंने कहा ये एक सर्कल बन रहा है, इफेक्टिव मास बन रहा है, ठीक है। अब अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया इनसाइड पॉइंट पे पी पे, अब ये हो गया आपका आर, इस केस के लिए ये हो गया आपका आर, ठीक है। तो देखो पहले मास था एम, जब रेडियस कैपिटल आर था, अगर हम जैसे से इसके अंदर आएंगे इसका इफेक्टिव मास घटेगा। अब हमने इसका इफेक्टिव मास मान लिया एम डैश, ठीक है। तो इनसाइड पॉइंट के लिए हम कह सकते हैं थर्ड केस, एट इनसाइड पॉइंट व्हेन आर इज लेस देन कैपिटल आर, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ इज इक्वल टू जी एम डैश इफेक्टिव मास अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब सबसे पहले हम एम डैश का नेचर देखेंगे, फिर हम आगे की कुछ बात करेंगे। तो देखो बच्चे, सबसे पहले एम की वैल्यू निकालते हैं। तो एम इज इक्वल टू कितना, आपको पता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और इसकी डेंसिटी हमने मान ली रो है, इसकी डेंसिटी हमने रो मान ली। तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू रो। और एम डैश की बात करें तो वो क्या हो जाएगा 4/3 पाई, अब देखो इसका रेडियस कितना स्मॉल आर, तो स्मॉल आर क्यूब इंटू रो। देन हम इसका रेशियो फाइंड करते हैं, एम डैश अपॉन एम की वैल्यू निकालते हैं। देखो सब कुछ तो कट गया आर को छोड़कर, तो क्या मिल गया आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। यहाँ से हम एम डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं, एम डैश इज इक्वल टू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू एम। इसे कहा इक्वेशन 1, इसे कहा इक्वेशन 2। अब देखो बच्चे, मैंने इस वैल्यू को इसमें पुट किया, देयरफॉर एफ इज इक्वल टू जी एम डैश, अभी नहीं लिखते, पहले स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, देन एम डैश की वैल्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू एम। ये इसके पावर के साथ पूरी तरह से धराशायी, कैंसिल आउट। तो एफ इज इक्वल टू क्या मिला, जी एम एम अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा आर क्यूब, और यहाँ पे अच्छा ये रहेगा आपका कैपिटल आर, ये रहेगा आपका कैपिटल आर, और यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल आर। अब देखो बच्चे, ये पूरा का पूरा टर्म आपका कैसा, कांस्टेंट है ना। तो जो नेचर मिला वो कैसा मिला, एफ प्रोपोर्शनल टू आर मीन्स लीनियर, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, सेम, लेकिन इसके अंदर नेचर कैसा होगा, लीनियर, घटता हुआ, मतलब ओरिजिन से सरफेस तक बढ़ता हुआ। अब इसे भी ड्रॉ करते हैं, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम लोग ड्रॉ करेंगे शानदार तरीके से। ये लिया हमने, और यहाँ पे इसका मान लिया ये है हमारा रेडियस, ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया हमारा रेडियस कैपिटल आर। तो बच्चे देखो, इस पे रेडियस पे जो वैल्यू होगी वो अभी भी कैसी थी, सेम, एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, कॉन्स्टेंट पूरी तरीके से। लेकिन इसके अंदर का नेचर कैसा, लीनियर, मतलब ओरिजिन से यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन के साथ करेगा। कैसा बिहेवियर, एफ प्रोपोर्शनल टू आर, जैसे से आर की वैल्यू बढ़ेगी, ये हो गया आर,
ये हो गया F। वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन यहाँ से इसका नेचर कैसा हो जाएगा, बिल्कुल पुराना, F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये नेचर है आपका सॉलिड स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का। तो बच्चे ये जो नेचर है, चाहे आप सॉलिड स्फीयर की बात करो या फिर आप स्फेरिकल शेल की बात करो, ये इम्पॉर्टेंट है। सीधा सीधा यही ग्राफ आपके कोर्स में आ जाता है, आपके एग्ज़ाम में आ जाता है। ठीक है बच्चे, तो आप लोग ये याद रखना। अब हम अगले पार्ट में आगे की बात करेंगे। हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे आ सकते हैं। तो देखो इसमें अगर हम अर्थ की बात करते हैं, एक बात और आपको यहाँ पे ग्रेविटी को लेके कह देते हैं। फॉर ग्रेविटी आपको पता है हमारी जो अर्थ है उसका नेचर कैसा है, वो इस तरीके से है। ठीक है, और इस पे यहाँ पे हमने एक छोटा सा मास रख दिया, तो इसका वेट किधर काम करेगा। हाँ बिल्कुल सही आप लोग सोच रहे हो, इसका वेट नीचे की ओर काम करेगा, ओरिजिन की तरफ। हमने कहा ये ओरिजिन है O, और उसकी वैल्यू क्या होगी F। यही फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है ना। हमने कहा इसका जो रेडियस है वो है RE। ये आपका क्या है, अर्थ है। अर्थ के लिए ही ग्रेविटी वर्ड यूज़ करते हैं हम। और इसका मास हमने मान लिया ME और इसका मास मान लिया M। इस केस में जो F की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, G ME M/RE²। अब ये RE चेंज हो सकता है, कैसे हम मान सकते हैं। ये देखो, हमने कहा कि यहाँ से इस हाइट पे है आपका ऑब्जेक्ट, और ये मैंने मान लिया स्मॉल r। अभी भी सेम, ये है आपका RE, ये है मास ME। अभी भी हम अर्थ के लिए बात कर रहे हैं, ये हो गया हमारा मास M। ठीक है ना। तो इसके लिए भी फोर्स को आप कैसे डिफाइन करो, F = G ME M/r²। तो बदल क्या रहा है, सिर्फ R। अब इसमें देखो, आपको G कांस्टेंट पता है 6.6, मास ऑफ द अर्थ ये आपको पता होना चाहिए। मास ये गिवन होगा, R ये गिवन होगा। R गिवन होगा या तो H गिवन होगा, दोनों में से कुछ भी गिवन होगा, आप निकाल सकते हो। ठीक है, और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू होती है RE = 6400 किलोमीटर। ठीक है ना। तो बच्चे आज इतना ही आप लोग प्रिपेयर करो अच्छे से, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट डे पे कवर करेंगे। ठीक है, चलिए फिर टाटा बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करो, सेफ रहो।